बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, फॉर्म तक मैंने आप लोगों को बता दिया था कि किस तरह से फॉर्म क्रिएट करना है, बैकग्राउंड पिक्चर किस तरह से ऐड करवानी है, एचरेफ के बारे में। ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को पहले बता दी हैं। अब नेक्स्ट टास्क जो रहता था वो था किस तरह से हमने फॉर्म के थ्रू डाटा इंसर्ट करवाना है। अब यहाँ पर एक फॉर्म मैंने क्रिएट कर दिया, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, यहाँ पर बटन लगा दिया है कि यूज़र रजिस्टर हो जाए। अभी मैं ना इसमें आप लोगों को दो चीज़ बताती हूँ जो रहती थी। एक तो ये सिलेक्ट कंट्री वाला, ये पहले मैंने नहीं करवाया। दूसरा अभी एक बटन है रजिस्टर का, इसमें मैं रीसेट का बटन भी लगा देती हूँ। यहाँ पर यूज़ किया इंटरनल CSS यूज़ किया, यहीं पर इसकी चीज़ें ऐड कर दी हैं सारी की सारी ना। अब यहाँ पर देखो इनपुट फील्ड सारी बनी हुई है। रिक्वायर्ड जो स्टैटिक आ रहा है इसको रेड किया हुआ है क्लास रिक्वायर्ड देकर, ठीक है। जहाँ से मैं जिसके आगे से रिक्वायर्ड को रिमूव करूँगी तो ये जो स्टैटिक आ रहा है ना रेड कलर में, ये हमारा खुद ब खुद रिमूव हो जाएगा। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं जो मैंने आप लोगों को बताया है कि सिलेक्ट स्टेटमेंट जो सुपरवाइज़र करवाते हैं। यहाँ से मैं ये रिमूव कर रही हूँ, सिलेक्ट स्टेटमेंट कंप्लीट। यहाँ से देखिए रिमूव हो गया कंट्री के नीचे। अभी सिंपल इनपुट फील्ड जो बनानी है उसका तो आप लोगों को मैं लास्ट टाइम भी वीडियोस में बता चुकी हूँ। मोस्टली सब स्टूडेंट्स को आता है कि किस तरह से फॉर्म क्रिएट करना है, इनपुट फील्ड ऐड करवानी है। अब सिलेक्ट स्टेटमेंट किसी को मैंने पहले नहीं करवाई, उसके लिए हमने क्या यूज़ करना है, जो डिव था क्लास में MB-C दी हुई है कि वो 3 कॉलम्स की स्पेस ले, उसमें हमने यूज़ करना है सिलेक्ट स्टेटमेंट को। सिलेक्ट स्टेटमेंट आ गई। सिलेक्ट स्टेटमेंट के बाद हमने इसमें ऑप्शंस यूज़ करने हैं। ऑप्शन का टैग आ जाएगा ऑप्शन वन में हमें क्या रखना है, चूज़ योर कंट्री। ये चीज़ आ गई फर्स्ट कि हमारे पास ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन आए कि आप अपनी कंट्री को चूज़ करें। और नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है इसमें हमारे पास फर्स्ट कंट्री लिखते हैं पाकिस्तान, सेकंड कंट्री यहाँ पर मैं लिखती हूँ इंडिया, और थर्ड ऑप्शन में मैं लिखती हूँ UK। अभी तो ये ऐसे आ रहा है ना, लेकिन अब फाइनल डिलीवरेबल में क्या होता है, ये चीज़ें डायनामिक होती हैं। आप कितनी कंट्रीज ऐड करेंगे तो इसके मल्टीपल ऑप्शन हैं। अभी सबसे जो ईजिएस्ट वे है वो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। साथ साथ आपने अपनी फ़ाइल को सेव करना है। अब ये 4 मैंने ऑप्शंस ऐड कर दिए जिसमें कंट्रीज थी। फर्स्ट में क्या कहते हैं कि आप अपनी कंट्री को चूज़ करें। सेव किया, इसको मैं रन करूँगी तो ये मेरे पास अभी इस तरह से आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इस पर कोई बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई नहीं की, कुछ भी नहीं किया। सिंपली मैंने एक सेलेक्ट की स्टेटमेंट बनाकर ड्रॉप डाउन में कंट्रीज़ आपको डिस्प्ले करवा दें। अब यहाँ पर आ जाता है सेलेक्ट स्टेटमेंट में। जैसे बच्चों यहाँ पर है ना इनपुट फील्ड के नेम्स दिए हुए हैं। यहाँ पर देखो क्लास उसमें यूज़ किया फॉर्म कंट्रोल की, बूटस्ट्रैप की क्लास है, नेम है पोस्ट कोड। जैसे कि पोस्टल कोड था या जिप कोड, उसका इनपुट फील्ड का नेम क्या रख दिया, पोस्ट कोड रख दिया। अब यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट में मैं क्या कर रही हूँ, क्लास यूज़ कर रही हूँ फॉर्म कंट्रोल क्लास। फॉर्म कंट्रोल की क्लास यूज़ करने से क्या होगा कि जो हमारी स्टाइलिंग है वो खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगी। अब वो स्टाइलिंग किस तरह से अप्लाई होगी, यहाँ पर ये जो इधर लिंक यूज़ किया ना बूटस्ट्रैप के, यहाँ पर ये लिंक यूज़ हुआ है, ये इस वजह से ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, जो इनकी APIs होंगी, जो CSS फाइल्स होंगी, वो सारा का सारा जो डाटा होगा वो खुद ब खुद यहाँ से गेट कर लेगा इस वेबसाइट से जहाँ पर ये ऑनलाइन लिंक दिया हुआ है। आपने अपना प्रोजेक्ट जब रन करना है आपको एक दफ़ा लाजमी इंटरनेट की ज़रूरत हो, ताकि आपकी जो CSS की फ़ाइल्स हैं, आपके JS की फंक्शंस लगे हुए हैं आपके प्रोजेक्ट में, वो एटलीस्ट वन टाइम आपके लोड हो जाएं और आपके कैशे में लैपटॉप की वो स्टोर हो जाएंगे। जब तक आप हिस्ट्री डिलीट नहीं करते आप विदाउट इंटरनेट भी अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हो, वो ठीक वर्क करेगा। लेकिन एक टाइम आपको इन फाइल्स को एग्जीक्यूट करवाने के लिए अपने प्रोजेक्ट को इंटरनेट से कनेक्ट करके रन करवाना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं। क्लास फॉर्म कंट्रोल यूज़ की, फ़ाइल को मैंने सेव किया।
ये देखें डिफरेंस आ गया, ये कंट्री आ गई। अब दूसरी चीज़, हर एक इनपुट फील्ड के नेम्स दिए हुए हैं, यहाँ पर भी सिलेक्ट स्टेटमेंट का हमने नेम देना है। नेम आ गया, कंट्री में यहाँ पर इसको दे देती हूँ ये, क्योंकि हमने किसी कंट्री को नोट करवाना है, यहाँ पर यूज़र से लेके सेव करवानी है। क्या आ गया, कंट्री। अब जो ऑप्शंस है ना, मैं चाहती हूँ कि जब मैं फॉर्म फिल करूँ, मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँ या इंडिया सेलेक्ट करूँ, तो ऑप्शन में कोई ना कोई वैल्यू आएगी। वो वैल्यू किसके अंदर स्टोर है, जो इस नेम के अंदर, जो सिलेक्ट स्टेटमेंट का नेम है। यहाँ पर अब मैंने वैल्यू में लिख दिया पाकिस्तान, इधर वैल्यू में मैं लिख दिया इंडिया, यहाँ पर वैल्यू में मैं लिख दिया यूएसए, और इधर मैंने वैल्यू में लिख दिया यूके। अब मैंने यहाँ पर ये ऑपोजिट इसलिए लिखे हैं कि जब मैं यूके सेलेक्ट करूँगी ना, बेशक मैं यूके सेलेक्ट कर रही हूँ, लेकिन जो हमारे डाटाबेस में डाटा स्टोर होगा, इस कंट्री के अंदर वैल्यू स्टोर होगी, वो कौन सी होगी, ये यूएस से होगा। जब मैं यूएस से सेलेक्ट करूँगी तो ये यूके सेव हो जाएगी। जो हमारी वैल्यू लिखी हुई होगी सिलेक्ट स्टेटमेंट के नेम के अंदर, वो वाली वैल्यू स्टोर होगी। जो आपको ऑप्शन में फ्रंट एंड पे डिस्प्ले हो रही है, वो वैल्यू नहीं स्टोर होगी। जो आपने यहाँ पर लिखनी है, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, यूके लिखा हुआ है, ये वाली वैल्यूज़ क्या होंगी, इनपुट फील्ड के या सिलेक्ट स्टेटमेंट के नेम के अंदर स्टोर होंगी। रजिस्टर का बटन है, इसके साथ आप एक रीसेट का बटन भी क्रिएट कर सकते हैं। टाइप क्या है, सबमिट, उसकी टाइप में क्या रख दूँगी, टाइप रीसेट। बटन माइनस डेंजर मैं कर रही हूँ, रेड कलर दे रही हूँ उसको, और नेम मैं इसको दे देती हूँ रीसेट का। इस तरह से कस्टम की जगह मैं इसको यहाँ पर कर देती हूँ सक्सेस। कस्टम की जगह सक्सेस हो गया, तो देखने को खुद ब खुद उसने सारी स्टाइलिंग खुद ही अप्लाई हो गया, सिर्फ एक बूटस्ट्रैप के लिंक की वजह से। अच्छा, यहाँ से आ जाते हैं, अब पीएचपी का मैं आपको बताती हूँ। ये सारा फॉर्म है, यहाँ पर मैंने डाटा फिल कर दिया। फिल करने के बाद मैं चाहती हूँ कि ये मेरी डाटाबेस के अंदर स्टोर हो जाए। लोकल होस्ट /php my admin, यहाँ पर टेस्टिंग डीबी के नेम से एक डाटाबेस होगी। न्यू पे आपने क्लिक करना है अगर आप लोगों के पास पहले से डाटाबेस नहीं क्रिएट। न्यू पे क्लिक करना है। जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था ना डाटाबेस इंपोर्ट करने में, ये स्पेशली उन बच्चों को यहाँ से समझ आ जाएगी। टेस्टिंग डीबी, क्रिएट, टेस्टिंग डीबी के नेम से हमारी डाटाबेस क्रिएट होगी। ठीक है, अब यहाँ पर इंपोर्ट के ऑप्शन में मैं क्लिक करती हूँ। डाटाबेस मैंने पहले से मेरी क्रिएट हो गई है, अब मैंने उसको यहाँ पर इंपोर्ट करवाना है। चूज़ फाइल, यहाँ से डाटाबेस अपना प्रोजेक्ट देखते हैं, जैम htdocs, PHP वर्क में जाएंगे, टेस्टिंग आएगा फोल्डर में, यहाँ पर टेस्टिंग डीबी, ये डाटाबेस थी। देखो एसक्यूएल सोर्स फाइल, एसक्यूएल के नेम से बाकी सारी PHP में है। ओपन कर लिया इसको, ठीक है। ओपन करने के बाद हम इसको इंपोर्ट कर देते हैं। अब इसमें दो टेबल्स से, एक यूज़र का और एक एडमिन का टेबल, दो टेबल्स आ गए। डाटाबेस हमारी इंपोर्ट होगी इस प्रोजेक्ट की। यहाँ पर देखें डाटाबेस। नेक्स्ट आते हैं रजिस्टर से पहले डाटाबेस, कि हमने अपने जो प्रोजेक्ट है हमारा पेज है रजिस्टर.php का, उसको हमने किससे लिंक करना है,
डेटाबेस के साथ। यहाँ PHP का फंक्शन टैग हमने यूज़ किया, उसमें सबसे पहले हमने वेरिएबल बनाया एक होस्ट के नेम से, फिर सेकंड वेरिएबल बनाया यूज़र के नेम से, थर्ड बनाया पासवर्ड के नेम से, और लास्ट वन कौन सा, डेटाबेस। सबसे पहले होस्ट के, आप कौन सा होस्ट यूज़ कर रहे हैं, हम लोकल होस्ट यूज़ कर रहे हैं, हमने अपना एक लोकल सर्वर क्रिएट किया। जैसे हम होस्टिंग परचेज़ करते हैं, डोमेन्स परचेज़ करते हैं, हम वो सर्वर यूज़ करते हैं होस्टिंग परचेज़ करके अपनी वेबसाइट्स को ऑनलाइन करते हैं, रन करते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, अपना एक लोकल सर्वर क्रिएट किया, लोकल होस्ट क्रिएट किया। उस लोकल होस्ट को हमने किस में स्टोर करवा दिया, इस होस्ट वेरिएबल के अंदर। PHP में जिस भी चीज़ के साथ यूज़र डिफाइन कीवर्ड के साथ आप $साइन यूज़ करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वेरिएबल। वेरिएबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके पूरे प्रोजेक्ट में, हर स्टूडेंट के। आपकी कोई भी वैल्यू होती है, आपकी क्यूरी होती है, डाटाबेस का कनेक्शन होता है, वो किसके अंदर स्टोर हो रहे होते हैं, वेरिएबल के अंदर। और वेरिएबल क्या है, अब सुपरवाइज़र आपसे पूछ सकते हैं ये यूज़र क्या है, तो आपको पता होना चाहिए यूज़र एक वेरिएबल है, यूज़र डिफाइन कीवर्ड है जिसके साथ $साइन यूज़ किया और वो एक वेरिएबल बन गया। उस वेरिएबल के अंदर हमने क्या स्टोर करवा दिया, यूज़र के अंदर रूट। अब ये रूट क्या चीज़ होती है, जो हम पाथ प्रोवाइड करते हैं अपनी वेबसाइट का, जैसे यहाँ पर आ रहा है टेस्टिंग viva/register.php, एक प्रॉपर पाथ प्रोवाइड कर दिया अपनी फाइल का। ये हमारे पास क्या हो गया, रूट। लोकल होस्ट का मैं बता चुकी हूँ, XAMPP जो हम यूज़ कर रहे हैं, लोकल सर्वर PHP में एडमिन हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद पासवर्ड, आपकी डेटाबेस का जो पासवर्ड है, पासवर्ड आपको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है लाइन नंबर 5 पे, DB नेम, कि जो आपकी डेटाबेस है उसका नेम क्या है। डेटाबेस क्या थी, टेस्टिंग DB। अब फिर एक वेरिएबल बनाया लाइन नंबर 7 पे, $CONN। अच्छा, ये $CON है, कुछ स्टूडेंट्स के पास होगा $CON। कनेक्शन का होता है, इसको हम या $N लेते हैं या हम सिंपल N ले लेते हैं। MySQL कनेक्ट का फंक्शन यूज़ किया अपनी वेबसाइट को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए, और ये जो वेरिएबल्स है होस्ट, यूज़र, पासवर्ड, DB नेम, ये सारे हमने यहाँ पर लिख दिए, इनको कोमा से सेपरेट कर दिया। अब इस होस्ट के अंदर बच्चे क्या स्टोर हो रहा है, ये लोकल होस्ट। यूज़र के अंदर क्या स्टोर हो रहा है, रूट, जो पाथ प्रोवाइड करना है, पासवर्ड एम्प्टी है। DB नेम के वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है, टेस्टिंग डेटाबेस। टेस्टिंग DB हमारी जो डेटाबेस है उसका नेम है, जो मैंने अभी इंपोर्ट करवाई थी। इफ़ नॉट कनेक्ट, अगर ये हमारा कनेक्शन की लाइन हमारी एग्जीक्यूट नहीं होती, MySQL कनेक्ट का फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता, तो क्या हो, कनेक्शन फेल्ड। डाई का फंक्शन यूज़ किया, डाई का फंक्शन क्या करेगा, आप लोगों को लिखा हुआ जाएगा कनेक्शन फेल, और जो एरर आ रहा होगा वो एरर यहाँ पर आपको फ्रंट एंड पे वो डिस्प्ले करवा देगा। अब कुछ नए प्रोजेक्ट बच्चे रन करते हैं, आ रहा होता है अननोन DB फूड, अननोन डेटाबेस का नेम आता है, DB फूड लिखा हुआ होता है, और उसके बाद कॉस्मेटिक लिखा हुआ होता है। कोई भी आपका जो प्रोजेक्ट के नेम से डेटाबेस अगर आपने इंपोर्ट नहीं कर किया, आप अपना प्रोजेक्ट रन कर रहे हो, तो वहाँ पर वो एरर दे देता है कि ये आपका एरर आ रहा है, अननोन डेटाबेस है, इस तरह से एरर दे देता है। अब इस डेटाबेस db.php को हमने बच्चे किस पेज में इंपोर्ट करवाना है, अपने register.php के पेज में। अब मैं सारे का सारा कोड नहीं लिखूँगी register.php के पेज में ना, मैं सारा कोड नहीं लिखूँगी, मैं सिंपली क्या करूँगी, इस पेज को इंक्लूड करवा दूँगी register.php में, सिंपली एक इंक्लूड का फंक्शन यूज़ करते हुए। जो भी हमने काम करना होता है PHP का, वो हम HTML जो टैग होता है टैग, उससे पहले कर देते हैं, HTML के टैग से। अगर हमने HTML के दरमियान में हमने PHP को यूज़ करना है, तो हम इस तरह से PHP का टैग यूज़ करते हैं, देन हम वर्क करते हैं। अभी सबसे पहले मैंने क्या बताया था, db.php जो फाइल है उसको हमने ऐड करवाना है register.php में। उसके लिए मैं इंक्लूड का कीवर्ड यूज़ करूँगी। इंक्लूड क्या करवा रही हूँ मैं, अब db.php वाली फ़ाइल को मैं register.php फाइल में इंक्लूड करवा रही हूँ। इंक्लूड db.php, अब ये क्या करेगा, जो मेरी इस फाइल का जितना भी मेरा कोड है ना, वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, इस फाइल के अंदर खुद ब खुद आ गया, सिंपली एक इंक्लूड के फंक्शन कीवर्ड से, बिल्ट इन कीवर्ड है। डेटाबेस का कनेक्शन हो गया हमारे register.php के पेज के साथ। कोई किसी किस्म का एरर नहीं आया यहाँ पर, कोई अननोन डेटाबेस कुछ भी नहीं है, डेटाबेस का कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर फॉर्म साइट पर।
अभी इंसर्ट की क्यूरी। अब यहाँ पर देखो इनपुट फील्ड के हर एक इनपुट फील्ड का नेम रखा हुआ है। इसका क्या है, ईमेल वाली का नेम रख दिया ईमेल, पासवर्ड का रख दिया पासवर्ड, नेम का रख दिया कंफर्म, दिस टाइप पासवर्ड का कंफर्म पासवर्ड रख दिया, उसके बाद फुल नेम का, फ़ोन नंबर, इस तरह हर इनपुट फील्ड का यहाँ पर नेम कोई ना कोई दे दिया। और बटन का टाइप दे दिया बटन पर सबमिट, और नेम दे दिया उसका रजिस्टर। अभी यहाँ पर क्या होगा, फॉर्म फिल करने के बाद जब मैं रजिस्टर के बटन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर ना पीएचपी का कोड होता है, वो कॉल होता है। अब करते हैं पीएचपी का कोड, इफ़ इस सेट पोस्ट रजिस्टर, अगर पोस्ट हमारा रजिस्टर के इक्वल है। मेथड यहाँ पर हम कौन सा यूज़ करते हैं, पीएचपी में दो मेथड होते हैं, एक पोस्ट मेथड होता है और एक गेट मेथड होता है। यहाँ पर हमने जो यूज़ करेंगे वो हम पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे फॉर्म में। रियल टाइम से हमने कोई भी आईडी गेट करनी हो यूज़र की या प्रोडक्ट की, तब हम गेट मेथड यूज़ करते हैं। जब हमने सिंपली वर्क करना हो पीएचपी में, हमें आईडी ना गेट करनी हो, तो हम पोस्ट मेथड को यूज़ कर रहे होते हैं। डाटा इंसर्ट करवाने के लिए, सिलेक्ट करवाने के लिए हम पोस्ट मेथड यूज़ कर लेते हैं। लेकिन हमने यूज़र की आईडी गेट करनी हो कि इस यूज़र से रिलेटेड ही डाटा है, वहाँ पर हम गेट मेथड यूज़ करते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। इफ़ इसेट, अगर हमारा चेक करेगा कि हमारा डाटा आ रहा है या नहीं। इफ़ कंडीशन इफ़ की हमने लिखनी है, इफ़ इसेट $, अंडरस्कोर पोस्ट, इफ़ इसेट में पोस्ट रजिस्टर। अभी बचे रजिस्टर कौन सा, जो हमारे बटन का नेम था। इफ़ इसेट पोस्ट रजिस्टर, अगर पोस्ट रजिस्टर के इक्वल है, देन क्या हो, कोड दिया। अब यहाँ पर कोड राइट करते हैं, एक वेरिएबल बनाएंगे नेम, $, नेम इक्वल्स टू $, अंडरस्कोर पोस्ट। अब यहाँ पे वेरिएबल आ रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिखना है, इनपुट फील्ड का नेम लिखना है। इनपुट फील्ड का नेम और उसके बाद फिर आ गया सेमीकोलन। ये चीज़ इतनी होगी। अब बच्चे ये क्या है, नेम इनपुट फील्ड का, ये जो मैं बार बार बता रही थी ना, यहाँ पर ये नेम यूज़ हो रहे हैं। अब ये जो फुल नेम का नेम है ना, इसको मैं कर रही हूँ फुल नेम, ताकि आपको थोड़ा डिफरेंस पता लग जाए। यहाँ पर अब फुल नेम मैंने किया, अगर इसको फुल नेम को, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जो है ना, मैंने इसको भी मैं क्या कर दूँगी फुल नेम। तो अब देखें, आपको ये भी पता लगेगा कि अगर हम यहाँ पर पोस्ट में चेंज कर रहे हैं तो हमें किधर जाकर चेंज करना है। फुल नेम के जो इनपुट फील्ड का नेम था, हमने वहाँ पर चेंज कर दिया। और इनपुट फील्ड कौन सी है हमारे पास आ रही, ईमेल है, पासवर्ड है, और उसके बाद फ़ोन नंबर है। इस तरह वन बाय वन सबके मैं क्या कर रही हूँ, वेरिएबल्स बनाकर इनपुट फील्ड के जो नेम की वैल्यूज़ है वो मैं उसमें स्टोर करवा देती हूँ। फुल नेम हो गया फर्स्ट। फुल नेम के बाद क्या करते हैं, ईमेल स्टोर करवाने के लिए एक ईमेल का वेरिएबल बनाते हैं। ईमेल इक्वल्स टू पोस्ट ईमेल, ईमेल हो गया। अच्छा, नेक्स्ट ईमेल के अलावा और कौन सा था, पासवर्ड का ऑप्शन था। पासवर्ड इक्वल्स टू $, पोस्ट पासवर्ड, और फिर कंफर्म पासवर्ड। कंफर्म पासवर्ड की जगह आप सी पास भी लिख सकते हैं, ज़्यादा लेंथी हो जाए तो। ये मैं एक एक लाइन इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, किसी का फिर कोई इशू ना रहे कि हमें समझ नहीं आया। कंफर्म पासवर्ड आ गया नेक्स्ट। अब और उसके अलावा था फ़ोन नंबर था, फ़ोन। अब मैं यहाँ से ना इतना कॉपी कर रही हूँ क्योंकि फ़ोन नंबर था, और उसके बाद फ़ोन नंबर के बाद CNIC के बाद एड्रेस,
साथ में चेंज कर देती हूँ। फ़ोन, CNIC, एड्रेस। एड्रेस के अलावा टाउन, ये हर स्टूडेंट की ना थोड़ी चेंज भी हो सकती है। आप लोगों को सिर्फ सिंटैक्स आना चाहिए, कॉलम हर एक के सेम नहीं होते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट सबका सेम है। वो कोई फ़र्क नहीं है कि एक प्रोजेक्ट में हम किस तरह से कोड लिख रहे हैं, सेकंड में किस तरह से लिख, किसी दूसरी तरीके से लिखें, ऐसे नहीं होता। आपका जो ये तरीका है ना सारा, ये जो मैं अभी PHP का कोड लिख रही हूँ, ये हर बच्चे के उसमें प्रोजेक्ट में सेम होता है। ऐसा नहीं कि किसी का चेंज हो जाएगा। तो पोस्ट कोड, और कंट्री था लास्ट ऑप्शन हमारे पास। कंट्री, कंट्री। यहाँ तक हो गए हमारे जो नेम्स थे इनपुट फील्ड के, वो किस में वैल्यूज़ पास होनी है, वेरिएबल में। जब हम रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो चेक करेगा कि क्या वैल्यूज़ आ रही हैं या नहीं, और जो वैल्यूज़ होंगी वो यहाँ पर किस में पास हो जाएंगे, इन वेरिएबल्स के अंदर। हम इसको चेक करने का एक और तरीका भी है। फुल नेम यहाँ पर देखिए हाईलाइट होगी इनपुट फील्ड, इस तरह से फुल नेम। उसके बाद ईमेल चेक करते हैं, ओके हो गया। फिर पासवर्ड यहाँ पे हाईलाइट करके उसने पासवर्ड को, कंफर्म पासवर्ड हाईलाइट हो गया। फिर फ़ोन नंबर, CNIC, एड्रेस, टाउन, रीजन, पोस्ट कोड और कंट्री, सारी चीज़ें हो गई स्टेटमेंट में। अब चेक हमने क्या करना है कि हम LMS पे जब पासवर्ड अपडेट करते हैं, चेंज करते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन आते हैं कि आपने ओल्ड पासवर्ड लिखना है, आपने न्यू पासवर्ड लिखना है, और आपने कंफर्म पासवर्ड, जो आप न्यू पासवर्ड लिखना है उसको आपने रीटाइप करना है। अगर दोनों मैच होते हैं पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, तब क्या होता है, वो अपडेट हो जाता है, अदरवाइज वो अपडेट नहीं होता, आपको दोबारा रीटाइप करना पड़ता है। अब यहाँ पर इफ़ की कंडीशन के थ्रू हम चेक करेंगे कि क्या हमारा पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इफ़ की स्टेटमेंट हम इफ यूज़ करेंगे, इफ़ $, अब जो हम यूज़र से वैल्यू गेट करके लेके आ रहे थे, फॉर्म में ऐड करवा रहे थे, वो किसके अंदर स्टोर हो रही थी, इन वेरिएबल्स के अंदर। पासवर्ड किसके अंदर स्टोर था, पासवर्ड के अंदर, और कंफर्म पासवर्ड के वेरिएबल के अंदर स्टोर था। अब यहाँ पर लिखेंगे इफ़ पासवर्ड, अगर पासवर्ड इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, इक्वल्स टू कंफर्म पासवर्ड, अगर पासवर्ड इक्वल नहीं है देन क्या करें, हमारे पास प्रिंट करवा दे एक अलर्ट। एको कीवर्ड हम किस लिए यूज़ करते हैं, PHP में हमने कोई भी चीज़ प्रिंट करवानी हो ना, जैसे हम C++ में सी लैंग्वेज में यूज़ करते थे प्रिंट एफ यूज़ करते थे, सी आउट यूज़ करते थे, और प्रिंट एफ यूज़ करते थे। सेम इसी तरह ये एको कीवर्ड यूज़ होगा PHP में हमारे पास कोई भी चीज़ प्रिंट करवाने के लिए। अब नेक्स्ट क्या यूज़ कर रही हूँ, अलर्ट स्क्रिप्ट टैग यूज़ करेंगे, JS का है स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट के थ्रू क्या करना है, हमने एक अलर्ट शो करवाना है। अलर्ट का आप लोग जब आप लोगों ने LMS पे लॉगिन किया है, मल्टीपल लॉगिन डिटेक्शन का एक अलर्ट आ रहा होता है। किसी और स्टूडेंट ने आपका LMS लॉगिन किया और जो आप लॉगिन करते हैं, पासवर्ड एंटर करते हैं, अलर्ट आ जाता है, एक पॉपअप शो होता है कि आप मल्टीपल लॉगिन डिटेक्टेड। वो क्या चीज़ होती है, वो अलर्ट होता है, और वो प्रिंट किसके थ्रू हो रहा होता है, एको कीवर्ड के थ्रू। तो यहाँ पे ये वही काम है, अगर पासवर्ड मैच नहीं करे तो हमारे पास एक अलर्ट हो जाए कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं कर रहा। अलर्ट पासवर्ड डू नॉट मैच।
दिया जाए और उसके बाद वो विंडो लोकेशन दे देते हैं यहाँ पर कि जब हम ओके पे करें तो हमें वो किस पेज पर ले जाए। विंडो लोकेशन डॉट href रजिस्टर डॉट php जो हमारी फाइल का नेम है जिसमें हम वर्क कर रहे हैं, रजिस्टर डॉट php पर स्क्रिप्ट है क्लोज और उसके बाद सेमीकोलन एको भी क्लोज हो गया। अब ये मैंने सेपरेट किया है, अलर्ट लाइन नंबर 18 पे कर दिया और उसके बाद विंडोज़ लोकेशन किस पे कर दिया, लाइन नंबर 19 पे। दोनों को सेपरेट कर दिया, दोनों चीज़ों को। ये चीज़ आ गई। उसके बाद क्या है, एग्जिट और तो फिर एग्जिट हो गया। अगर पासवर्ड मैच हो गया तब क्या होगा, नेक्स्ट हो जाएगा कि हम जो डाटाबेस में पासवर्ड अब ऐड करवा रहे हैं वो पासवर्ड हमारा क्या हो, इनक्रिप्टेड पासवर्ड हो। अब उसके लिए हम पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने के लिए हम MD5 भी यूज़ कर देते हैं, हम पासवर्ड हैश भी यूज़ कर लेते हैं। एक और वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पर हम हैश पासवर्ड के नेम से कि हमारा जो पासवर्ड है वो जब डाटाबेस में सेव हो रहा है तो जो बंदा डाटाबेस की एक्सेस है जिसके पास, जिस पर्सन के पास, वो भी हमारे पासवर्ड को ना देख सके। यहाँ पे देखिए पासवर्ड हैश का फंक्शन आ गया। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रिंग में हमारे पास क्या है, पासवर्ड का वेरिएबल जिसके अंदर हमारा पासवर्ड स्टोर हो रहा है और ये पासवर्ड डिफॉल्ट इसी तरह से आ जाएगा, क्लोज कंट्रोल। ये वीडियो स्किप नहीं करनी, ये ना स्किप करने के चक्करों में आप लोगों को फिर समझना है और आपने कहना है यहाँ से ये चीज़ समझ नहीं आ रही, और मैंने एक एक लाइन टाइप करके मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना। इसमें क्यूरी किस तरह से लिखती हैं, वेरिएबल क्या चीज़ है, किस तरह से हमने पोस्ट मेथड को यूज़ किया है, इनपुट फील्ड का नेम वेरिएबल में किस तरह से पास हो रहा है, इफ़ की कंडीशन हम किस तरह यूज़ करेंगे, ये बेसिक चीज़ें सिर्फ आप लोगों ने ये देखनी। सुपरवाइज़र ये छोटी छोटी चीज़ें पूछते हैं आपसे, इतने डिटेल में नहीं पूछते हैं कि हमें ये पूरा पूरा कोड आप टाइप करके दिखाएं। इस तरह से नहीं होता। पासवर्ड चेक हो गया पहले, पासवर्ड कन्फर्म इक्वल है या नहीं है, नॉट इक्वल इक्वल्स टू था, स्टेटमेंट इफ़ की फॉल्स हो गई। अब नेक्स्ट क्या आ गया, पासवर्ड इनक्रिप्ट हुआ। पासवर्ड इनक्रिप्ट होने के बाद हम एक और वेरिएबल बनाएंगे क्यूरी के नेम से, जिसमें हम अपने क्यूरी को स्टोर करवाएंगे, इंसर्ट की क्यूरी। क्यूरी इक्वल्स टू कैप्स लॉक ऑन किया, इंसर्ट, ये केयरफुल यहाँ से ना देख लेना, इंसर्ट इनटू यूज़र्स। अब ये यूज़र्स क्या है, टेबल का नेम है जिस टेबल के अंदर हमने डाटा ऐड करवाना है, यूज़र को रजिस्टर करवाना है। इंसर्ट इनटू यूज़र्स के टेबल में वो डाटा को इंसर्ट करे। अब ये फर्स्ट स्मॉल ब्रैकेट्स में यूज़ करूँगी, इधर ये ब्रैकेट्स आ गई। ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर मैं क्या लिखूँगी, कॉलम के नेम्स, कॉलम के नेम्स आ जाएंगे। जो हमारे यूज़र का टेबल जो है उसके कॉलम के नेम्स होंगे वो आएंगे। फिर आ जाती हैं वैल्यूज़। अब यहाँ जो वैल्यूज़ आएंगी ना, उन वैल्यूज़ के अंदर क्या स्टोर होंगे, ये वेरिएबल्स आएंगे कि हमारा जो भी डाटा लेकर हम फॉर्म से आ रहे थे वो किसके अंदर स्टोर करवाया था, इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाया था। वैल्यूज़ में क्या आएंगे, 1 बाय 1 ये वेरिएबल्स आ जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कॉलम के नेम्स कौन कौन से थे। जो यूज़र का टेबल है डाटाबेस में उसमें कॉलम के नेम्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट चीज़ ये चेक करते हैं। टेस्टिंग डीबी में यूज़र के टेबल्स में गए, उसके बाद स्ट्रक्चर पर क्लिक करना है आपने, टेबल यूज़र का सेलेक्ट करके स्ट्रक्चर पे जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर सारे के सारे जो कॉलम्स होंगे वो आ जाएंगे। तब तक के लोग यहाँ पर नेम लिखना स्टार्ट करती हूँ मैं। नेम ईमेल पासवर्ड, फ़ोन नंबर, CNIC,
एड्रेस, टाउन, रीजन, कोशिश करने के वेरिएबल इनपुट फील्ड के नेम और जो टेबल में कॉलम के नेम्स है वो सारा कुछ सेम हो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। कंट्री, थोड़ा स्लो हो गया। कॉलम के नेम्स में लिखते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वैल्यूज वाली साइड पे। अब जो नेम था ना, नेम के अगेंस्ट नेम वाला वेरिएबल ही लिखना है, कोई और हमने नहीं लिखना। डॉलर साइन नेम, उसके बाद फिर कोमा से इनको सेपरेट करना। सेकंड कौन सा था, कॉलम का नेम ईमेल था, तो हमने सेकंड नंबर पे जो वेरिएबल लिखना है वो ईमेल ही लिखना है, सीक्वेंस के साथ हमने लिखना है। जो कॉलम का नेम आएगा उसकी वैल्यू उसके बाद आएगी, यानी कि आप नेम की जगह ईमेल का वेरिएबल लिख रहे हैं, ईमेल की जगह आप नेम का वेरिएबल लिख रहे हैं, ऐसे नहीं करना। ऐसे करने से क्या होगा कि जो आपके नेम होगा वो ईमेल के अंदर स्टोर हो जाएगा कॉलम में, और जो ईमेल होगी वो आपके नेम के वेरिएबल कॉलम में स्टोर हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब जैसे मैं सीक्वेंस में लिख रही हूँ इसी तरह से सेम आप लोगों ने लिखना है। फ्रंट एंड पे बेशक चीज़ें आगे पीछे हो, लेकिन बैक एंड पे आपने क्या करना है, सीक्वेंस इस तरह से रखना है। फ़ोन के बाद CNIC है, CNIC का वेरिएबल आ जाता है यहाँ पर, CNIC। उसके बाद CNIC बाद एड्रेस है, एड्रेस, एड्रेस के बाद है टाउन, टाउन के बाद आ जाता है रीजन। सारे मैं वेरिएबल्स लिख रही हूँ जो यहाँ पर है, ये वेरिएबल्स हैं। रीजन के बाद नेक्स्ट है डॉलर साइन पोस्ट कोड, पोस्ट कोड के बाद लास्ट आ जाता है डॉलर साइन कंट्री। ये आगे क्यूरी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। एक और चीज़, क्यूरी तो यहाँ पर लिख दिया सिंपली, अब चेक करना है कि क्या हमारी क्यूरी डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो रही है या नहीं हो रही। उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, इफ की स्टेटमेंट अगेन। कंडीशन में क्या होगा, MySQL कनेक्ट का फंक्शन यूज़ करेंगे, MySQL ये फंक्शन यूज़ किया। अब इसके पैरामीटर्स में हम क्या पास करवाएंगे, $CONN। जो मैंने सबसे पहले DB कनेक्टर पेज में एक्सप्लेन किया था कि डेटाबेस का कोई ना कोई कनेक्शन होगा जो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, तो वो किसके अंदर स्टोर करवाया था, DB.PHP में, यहाँ पर $CONN के एक वेरिएबल के अंदर। उसी वेरिएबल को हम यहाँ MySQL कनेक्टिव फंक्शन के अंदर यूज़ करेंगे, एज अ पैरामीटर पास कराएंगे। और फिर दूसरा क्या आ जाएगा हमारा, एक वेरिएबल जिसमें डेटाबेस का कनेक्शन स्टोर है, दूसरा वेरिएबल जिसके अंदर हमारी क्यूरी स्टोर है इंसर्ट की। दोनों को यहाँ पर हमने पास करवाया और फिर आ गया एक्को। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर रही हूँ ताकि मुझे दोबारा ये ना लिखना पड़े। टाइप ना करना पड़े, कॉपी कर लिया मैंने इसको अगेन यहाँ पर। अब इसमें चेंजेस मैं कर दूँगी। अगर तो कनेक्शन हो जाता है तो क्या आया हमारे पास, सक्सेसफुली रजिस्टर। लोकेशन कौन सी पेज की दे देता है यहाँ पर, login.php, login.php की लोकेशन देती है।
फिर इफ़ एल्स, अगर इफ़ एग्जीक्यूट नहीं होता तो क्या हो, एल्स एग्जीक्यूट हो जाए। एल्स इफ नहीं, ओनली एल्स, एल्स एग्जीक्यूट हो जाए। एल्स में मैं क्या देती हूँ, इस तरह से कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, स्क्रिप्ट टाइप अलर्ट। अलर्ट में क्या आ जाए, हमारे पास एरर आए, कोई ना कोई एरर जो आ रहा है, एरर कि हमारे डेटाबेस का कनेक्शन नहीं हुआ क्यूरी के साथ। कंकेटिनेट करवाएंगे, यहाँ पर हम डॉट यूज़ करेंगे, माई एसक्यूएल एरर, माई एसक्यूएल कनेक्शन एरर आएगा, वो आ जाएगा, और फिर रिडायरेक्शन रजिस्टर डॉट पीएचपी में एग्जिट क्लोज किया यहाँ से एल्स, और फिर लास्ट में क्या किया, माई एसक्यूएल का जो हमारा फंक्शन था उसको हमने क्लोज कर दिया। माई एसक्यूएल क्लोज। ये स्ट्रक्चर था, ये जो कॉलम के नेम्स हैं इससे मैच करना डाटा। स्लो हो गया। पासवर्ड यहाँ पे टाइप किया है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ईमेल थी, ईमेल की जगह मैंने नेम टाइप कर दिया। CNIC CNIC के बाद आ जाते हैं एड्रेस पर। अगर थोड़ा सा भी कोडिंग में एरर आया होगा,
तो उस वक्त प्रॉब्लम आता है वो यहीं पर आता है इस क्यूरी में, जो ये क्यूरी है ना कॉलम के नेम्स में, यहाँ पर प्रॉब्लम आता है लाइन नंबर 28 दे रहे थे ये वाली चीज़ें, इसमें प्रॉब्लम आता है जो यूज़र के टेबल पे लिखे होते हैं वो कॉलम के नेम एग्जैक्ट मैच नहीं करते, तो वो इशू आता है। अब अगेन यूज़र को क्या करते हैं, रजिस्टर करवाते हैं ईमेल आमना डेटाबेस। यहाँ पर जो लास्ट में ऐड करवाया था वो हो गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, वो नेम का प्रॉब्लम कर रहा था नेम वाले कॉलम में। अब देखो बाकी सारा डाटा जो मैंने एंटर किया था वो हो गया, सिर्फ नेम एंटर नहीं हुआ। नेम को मैं इधर से डायरेक्टली जाकर यहाँ से आप एडिट करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अब कोड अपडेट किया कॉलम का अब प्रॉब्लम नहीं करेगा। सिर्फ एक चीज़ का एरर आ रहा था, मिस्टेक थी, टाइपिंग मिस्टेक, उस वजह से ये प्रॉब्लम बन गया। फाइल पहले खुद ट्राई करना है, इस कोड से देखिए, अगर समझ में ना आए देन आप मुझसे फाइल ले सकते हैं, लेकिन पहले आपने ट्राई करना है खुद। कोड में अगेन दिखा देती हूँ आप लोगों को। इस कोड को देख के समझ के सारा कुछ आपने टाइप करना है, हर एक चीज़ को। अगर फिर समझना है देन आप मेरे से पूछे, फिर मैं आप लोगों को ये फाइल दे दूँगी register.php। ये फाइल है। नेक्स्ट आ जाता है कि यूज़र ने अगर रजिस्टर कर लिया तो यूज़र लॉगिन भी कर सके। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करेगा, यूज़र लॉगिन करेगा। लॉगिन पेज भी इसी तरह से कुछ फॉर्म बना हुआ है, आपने रजिस्टर करवाना है तो रजिस्टर के पेज पे चले जाएंगे, फॉर्म क्रिएट हुआ है। फॉर्म में भी क्या, जब आप ईमेल और पासवर्ड एंटर करेंगे तो क्या होगा, इफ इस सेट पोस्ट लॉगिन के, अगर पोस्ट लॉगिन के इक्वल है देन क्या होगा, ईमेल के वेरिएबल में चली जाएगी और पासवर्ड के वेरिएबल में। अब दो टेबल्स हैं, एक एडमिन का है एक यूजर का। पहले वो क्या करके चेक करेगा कि जो ईमेल और पासवर्ड एंटर हो रहा है वो एडमिन के टेबल से तो नहीं, पहले एडमिन का टेबल चेक करेगा। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एडमिन, सेलेक्ट स्टैटिक का मतलब सुपरवाइजर पूछते हैं, इसका मतलब है ऑल। एडमिन के टेबल से वो सारा का सारा डाटा सेलेक्ट करे जहाँ पर ईमेल मैच कर रही है इस वेरिएबल ईमेल से। अगर मैच कर जाएगी एडमिन की क्यूरी एग्जीक्यूट होगा, रिजल्ट ग्रेटर देन 0 आया, मैच कर गया, तब तो क्या होगा कि जो पासवर्ड वेरीफाई होने के बाद जो एडमिन की आईडी होगी वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, सेशन के अंदर। सेशन की वर्ड यूज करेंगे, सेशन के अंदर एडमिन आईडी स्टोर, एडमिन आईडी में एडमिन की आईडी स्टोर हो जाएगी, और एडमिन नेम में जो नेम होगा वो स्टोर हो जाएगा, बेशक वो यूजर का नेम हो या एडमिन का नेम हो। अभी जो यहाँ पर नीचे भी कोड लिखा हुआ है, इनमें डिफरेंस किस चीज़ का है, सारा कोड सेम है, सिर्फ अगर कोई चीज़ चेंज है इसमें तो यहाँ पर एडमिन है और यहाँ पर यूज़र है। यहाँ एडमिन रिजल्ट है क्योंकि हमने जो स्टोर करवाई थी सेलेक्ट की, और यहाँ पर क्या है, यूज़र रिजल्ट। यूज़र क्यूरी एडमिन क्यूरी वेरिएबल का डिफरेंस है, एडमिन के वेरिएबल्स लिखे हुए और यूज़र में यूज़र क्यूरी इस तरह से वेरिएबल लिखे हुए। तो ये माइनर सा डिफरेंस है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सेशन के अंदर यूज़र के सेशन के अंदर यूज़र की आईडी स्टोर हो रही होगी और एडमिन साइड पे एडमिन, तो उसमें क्या हो रही होगी, एडमिन स्टोर हो रही होगी। तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। एडमिन लॉगिन होगा तो वो किस पेज पे ले जाएगा उसको, एडमिन डैशबोर्ड के पेज पे, और अगर यूज़र होगा तो वो उसको यूज़र डैशबोर्ड के पेज पर ले जाएगा। ये लॉगिन पेज का फॉर्म है। लॉगिन पेज पे भी वही PHP का कोड आ गया यहाँ पर। ये चीज़ MySQL नंबर ऑफ रोज़ के कितनी नंबर ऑफ रोज़ हैं, वो 1 बाय 1 सारे नंबर ऑफ रोज़ को काउंट करेगा। अगर इक्वल टू 1 है तो क्या होगा, वो एडमिन के टेबल से डाटा गेट करवा के एडमिन को लॉगिन करवा देगा। अगर इफ़ स्टेटमेंट फॉल्स हो गई या तो क्या होगी, नेक्स्ट इफ
एल्स की जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, वह यूज़र के टेबल में से उसको चेक करके यूज़र डैशबोर्ड पे ले जाएगा। यूज़र डैशबोर्ड पे क्या है, सेशन में यूज़र का नेम डिस्प्ले हो रहा है, तो यूज़र का नेम होगा और साथ ही लॉग आउट पे क्लिक करेंगे, सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सेशन यहाँ पर बना हुआ है। अब यहाँ पे देखो सेशन किसके अंदर, यूज़र आईडी किसके अंदर स्टोर हो रही है, इसके अंदर। लॉगिन वाले पेज पे चीज़ एक्सप्लेन की है अभी मैंने। ये जो यूज़र की आईडी थी, जैसे यहाँ पर बच्चे वन है तो ये वन किसके अंदर स्टोर हो रहा है, इस यूज़र आईडी के अंदर, इस यूज़र आईडी के अंदर जो यहाँ पर यूज़र डैशबोर्ड, इसके अंदर क्या हो रहा है फिर स्टोर, वन। इस तरह से स्विचिंग होकर यहाँ से आईडी स्टोर हो गई। वन था, इसमें वन पास हुआ, जो यूज़र लॉगिन करेगा उसका नेम क्या है, वन है, और उस यूज़र का नाम क्या है पीछे, यूज़र नेम आमना है। तो जो यूज़र का नेम होगा वो यूज़र का नेम इस तरह से लिखा आ जाएगा, वेलकम आमना। अभी मैं यूज़र लॉगिन कर देती हूँ। यूज़र का नेम था login.php। gmail.com पासवर्ड मैंने रखा था 1 से लेकर 8 तक। और अगर पासवर्ड रॉन्ग एंटर करूँगी तो क्या आ जाएगा, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, और अगेन किस पेज पे लाएगा, login.php पे। ये देख रहे हैं, वेलकम यूज़र। अच्छा अब यहाँ पर यूज़र का नेम नहीं आ रहा। अगर मैं अभी यहाँ पर यूज़र डैशबोर्ड में जाकर यूज़र नेम के अंदर यहाँ पर हमने क्या स्टोर करवाया था लॉगिन पेज में, यूज़र का नेम। अब नेम उसका क्यों नहीं आ रहा यहाँ पर, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको यूज़र को रजिस्टर करवाया था एरर आया था। उस एरर में क्या हुआ था, यूज़र का नेम नहीं था स्टोर हुआ। अब मैं इसको एडिट करके यहाँ पर ना यूज़र का नेम लिख दूँगी, तो द फ्रंट एंड पर मेरे पास यूज़र का नेम आ जाएगा। एक माइनर से भी मिस्टेक को तो वो एरर देगा। मैंने एडिट करके यहाँ पर यूज़र लिखूँगी नेम, तो रिफ्रेश करूँगी तो यहाँ पर ये यूज़र का नेम होगा ना वो लिखा हुआ आ जाएगा। एक दफ़ा ये हो जाए ओपन, लिख देती हूँ। ये टास्क सब स्टूडेंट्स ने करना है। मुझे ये ना बोले मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आई है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया आपको वाइवा में कुछ भी नहीं आएगा। जो मेन चीज़ें वाइवा के प्रोटोटाइप फेस के अकॉर्डिंग वो मैंने आप लोगों को यहाँ तक करवा दी हैं। सर एक स्टूडेंट के प्रोजेक्ट में इस दफ़ा प्रोटोटाइप में क्या आया है, एक फॉर्म क्रिएट करना है, फॉर्म क्रिएट करने के बाद आपने इंसर्ट करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद यूज़र को लॉगिन करवाना है या प्रोडक्ट ऐड करवाना है। आप प्रोडक्ट ऐड करवाएं, आप यूज़र को रजिस्टर करवाएं। प्रोडक्ट जब आपने ऐड करवाना है तभी आपने इंसर्ट की क्यूरी यूज़ करना है। सिर्फ आपका टेबल का नेम का डिफरेंस आएगा और कॉलम के नेम का डिफरेंस आएगा, बाकी सारा आपकी इंसर्ट की क्यूरी है, कोई नई चीज़ उसमें नहीं होगी। अब टास्क को आपने इस तरह से मॉडिफिकेशन करनी है, स्टिल नहीं आया, ठीक है। इस
तरह से इसकी मॉडिफिकेशन करनी है कि रजिस्टर की जगह आपने यूज़र की जगह आपने अपने अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपने मुझे इनपुट फील्ड्स बनाकर डाटा आपने ऐड करके दिखाना है। रजिस्ट्रेशन वाला टास्क करने के बाद एक न्यू टास्क करना है कि आपने एक फॉर्म क्रिएट करना है। सिंपली उस फॉर्म के अंदर आप प्लांट की डिटेल ऐड करवाएं, आप किसी भी फूड आइटम की डिटेल ऐड करवाएं, आपका जो जो प्रोजेक्ट होगा ना आपने उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट की ऐड करके देनी है मुझे, जिसमें प्रोडक्ट की प्राइस, नेम, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, स्टॉक में अवेलेबल है या नहीं है, उसकी डिस्काउंट प्राइस, ये सारी चीज़ें फॉर्म में बनी हुई हो, डाटा इंसर्ट हो रहा हो प्रोडक्ट के टेबल में। ये टास्क हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट टास्क कौन सा होगा कि जो हमने डाटा बेस में डाटा ऐड करवाया प्रोडक्ट के टास्क में टेबल में, वो हमने फेच करवा के सिलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू स्क्रीन पर किस तरह से हमने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है, ये चीज़ रह जाएगी। अच्छा, यूज़र नेम क्या था? मोहम्मद अली अकबर, नेम के अंदर यूज़र नेम स्टोर हो रहा है। सेशन से यूज़र नेम ऐड करवा के लेके आ रहा है यूज़र का, यूज़र्स के टेबल से आईडी के बाद आ गया यूज़र का नेम। लॉग आउट करके इसको अगेन लॉग इन करना पड़ेगा, देन जाकर हमारे पास डिस्प्ले होगा। ये यूज़र्स वाला टास्क करना है, रजिस्ट्रेशन वाला रजिस्ट्रेशन का टास्क करके